अच्छा, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसकी टाइप्स देखेंगे। बेसिकली इसकी ना तीन टाइप्स होती है। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2 और एक होती है टाइप 4। ठीक है। टाइप 3 नहीं होती। हम वैसे इसको कहते हैं कि इसकी तीन टाइप्स है, लेकिन टाइप 3 एब्सेंट होती है, टाइप 4 डायरेक्ट होती है इसके अंदर। अच्छा, जो स्टार्ट करेंगे वो टाइप 1 इसके अंदर क्या होता है आरटीए वाले पेशेंट के अंदर ना, तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर पता क्या होता है टाइप 1 वाले पेशेंट के अंदर हमारे ना डिस्टल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसके अंदर पता क्या होता है, जो आपका अल्फा इंटरग्रेटेड सेल है ना, वो सही तरह काम नहीं करता। अब शाबाश, मुझे ये बताओ अल्फा इंटरग्रेटेड सेल का फंक्शन क्या था? किसी को पता है अल्फा इंटरग्रेटेड का फंक्शन क्या था? बताएं जरा। ये कब एक्टिवेट होता था? जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होती थी, जब बॉडी में हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज नहीं करता था, ये तब एक्टिवेट होता था। और क्या करता था? हाइड्रोजन की बॉडी से सिक्रीशन करवाता था और बायोकार्बोनेट को बॉडी में क्या करता था? रिटेन करवाता था, ताकि क्या कर सके? अल्कली एनवायरनमेंट जनरेट कर सके। ठीक है। ये ऐसे करता होता था। क्या मैंने आपको बताया कि डिस्टल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के अंदर पता क्या होता है? आपके अल्फा इंटीग्रेटेड सेल सही तरह काम नहीं करते। जब आपके अल्फा इंटीग्रेटेड सेल सही तरह काम नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन बॉडी से सिक्रीट नहीं होगा। जब बॉडी से हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं होगा, बॉडी में हाइड्रोजन रिटेन करेगा। जब बॉडी में हाइड्रोजन रिटेन करेगा तो क्या इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है? शाबाश, बताए। क्या इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर मैंने क्या बताया? बायोकार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जा रहा है। तो मुझे ये बताया यूरिन की पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? यूरिन की पीएच अल्कली हो जाएगी इसके अंदर? शाबाश, बताते जाएं। यूरिन की पीएच अल्कली होगी इस पेशेंट के अंदर। यूरिन की पीएच क्या कर देगी बच्चों? अल्कली कर देगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। आपने बताना है जी, जो बायोकार्बोनेट है हमारा वही जा रहा है, जो अल्कली है वही यूरिन में जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी पीएच इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? शाबाश। तो आपको पता है कि पीएच इंक्रीज करेगी इसके अंदर कि डिक्रीज? तो भाई इंक्रीज करेगी इसके अंदर। अल्कली एनवायरनमेंट जनरेट होगा इसके अंदर। ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसके अंदर पता क्या होता है? इसकी कॉजेज लिख लें कि ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो आपको ये आरटीए करवा सकती हैं टाइप 1। आपने बताना है कोई ना कोई ऑटोम्यून इशू है। किस जगह पे? आपके डिस्टल वाले पार्ट पे कोई ना कोई ऑटोम्यून इशू है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा लिख लें कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो करवा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी ड्रग। एम्फोटेरिसिन बी ड्रग किस ग्रुप की ड्रग है? किसी को पता है? एम्फोटेरिसिन बी कौन सी ड्रग है? शाबाश। किसी को पता है एम्फोटेरिसिन कौन सी है? वो कभी नाम सुने इस ड्रग दा? बेटा, आपकी एंटी फंगल ड्रग है ये। ठीक है। एंटी फंगल ड्रग है ये, एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है। है तो कीर है। ये किसने लिखा है तो कीर? अभी किसी ने एंटीबायोटिक यहाँ पे लिखा था। मेरे ख्याल में उसने डिलीट कर दिया जिससे लिखा था। अच्छा चलो, जो भी है, एंटी फंगल ड्रग है बच्चों। आपकी बुक में लिखा होगा नायास्टेटिन और ये लिखी होगी एम्फोटेरिसिन बी लिखा होगा। आपकी फर्स्ट एड में लिखी होंगी ये दोनों ड्रग सेम एक ही जगह पे ना। तो आपसे पूछा जाए एम्फोटेरिसिन बी ड्रग कौन सी है, आपने बताना एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है। कोई ना कोई जेनेटिक इशू की वजह से भी हो सकता है, आपकी हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से भी हो सकता है। अब हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से क्यों? जब भी पोटाशियम बॉडी से ज्यादा, सॉरी, ये कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी से एक्सक्रीट करता है ना बच्चों, जब ये आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मुझे पहले ये बताएं कि जो बॉडी में कैल्शियम जो रीअब्सॉर्ब होता था वो किस लेवल पे होता था, जो पैराथायरॉइड हार्मोन आ करवा रहा होता था? शाबाश, बताएं जरा। किस लेवल पे होता था? बताएं बताएं। यार, आपके डिस्टल ट्यूब्यूल पे नहीं होता था। तो अब किसी पेशेंट के अंदर इशू आ गया, हाइपर यूरिया हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन। मतलब कि आपका वर्कलोड ज्यादा आ रहा है किस जगह पे? डिस्टल पे भाई ज्यादा वर्कलोड आ रहा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब उतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो डिस्टल को डैमेज नहीं करेगा, डिस्टल डैमेज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हाइपर यूरिया भी आपकी करवा सकता है। शाबाश। बताएं बताएं, डिस्टल पे करवा सकता है हाइपर यूरिया? तो आपने बताना भाई हाइपर यूरिया भी करवा सकता होता आपका। ठीक है। कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो भी आपके टाइप 1 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या होता है? कि जो आपका इसमें सीरम पोटाशियम होता है वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? क्वेश्चन ये आता होता है। आपने शुरू में पढ़ा होगा जब भी कि बॉडी में जब हाइड्रोजन रिटेन होता है तो इसके साथ पोटाशियम भी रिटेन हो रहा होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो हमने यही पढ़ा था ना। ठीक है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना, जब हाइड्रोजन का लेवल बॉडी में इतना ज्यादा हो जाए ना,
पोटाशियम खुद देखता है कि यार अब हाइड्रोजन इतना ज्यादा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, वो खुद ही पोटाशियम अपने आप को यूरिन में फेंकना शुरू कर देता है, अपनी अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ठीक है, वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक याद है ना आपको, उसके जरिए। ठीक है, पोटाशियम खुद यूरिन में जाना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर हाइपोकलीमिया हो जाएगा। शाबाश बताएं, इसके अंदर हाइपोकलीमिया होगा। ओके जी, इसकी वजह से हाइपोक्लीमिया भी हो सकता है। अब आपको पता है इसकी इसमें क्या हो रहा है यार, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो HCO3 है वो किधर जा रहा है, यूरिन में जा रहा है ना। तो हम ऐसी चीज देंगे बाहर से जो HCO3 को बॉडी में रिटेन करवाए। जब वो बॉडी में रिटेन करवाएगी, बायोकार्बोनेट बॉडी में रिटेन करेगा, तो अब ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो यूरिन में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम बायोकार्बोनेट देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, इसके अंदर पोटाशियम देंगे। पोटाशियम हाइपोकलीमिया हो रहा है, अब आपको पता है उसको अगर ज्यादा वर्ष हाइपोक्लीमिया हो गया तो हाइपोक्लीमिया की वजह से क्या होता है पता है किसी को, ECG पे क्या फाइंडिंग आती है? ECG पे क्या फाइंडिंग आती है? टी वेव पे क्या फर्क पड़ता है? शॉर्ट हो जाती है यार आपकी, डिप्रेस कर जाती है टी वेव। ठीक है, हाइपरकलीमिया में वो टॉल हो जाती है, और आपकी हाइपोकलीमिया में ECG पे जो वेव आएगी वो शॉर्ट हो जाएगी, ये वाली। इसकी वजह से आगे भी पढ़ेंगे, हमारा अभी सेपरेट टॉपिक है कि हाइपोकलीमिया की वजह से क्या क्या हो सकता है। एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा फिर फर्दर इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये ना स्टोन भी करवा देती होती है, नेफ्रोलिथेसिस करवा देती, अगर आपसे पूछा जाए आपके कौन से स्टोन करवा देती है, तो आपने बताना है कि बच्चों ये क्या करेगी, क्या प्रोमिनेंट जी, इसमें यू वेव भी देखते होते हैं। ठीक है, वो आपको पता है जब आपके यहाँ पे हाइपोक्रीमिया हो तो उसकी वजह से हम यू वेव भी देखते होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ट्रीटमेंट भी आ गया, सारी कॉजेज भी। ओके जी। अच्छा, अब इसकी वजह से ना नेफ्रोलिथेसिस हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ नेफ्रोलिथेसिस लिखा हुआ आपको अपनी बुक पे यहाँ पे लिख लें। ये इसकी वजह से जो आपका स्टोन बनता है ना, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता होता है। अब इसका क्वेश्चन आता है जी, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन क्यों बनता है कि इस पेशेंट के अंदर? ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, किसी बच्चे को पता है कैल्शियम ऑक्सलेट क्यों उसके अंदर स्टोन बनेगा? थोड़ा सा बस दिमाग लड़ाना है, इतनी वो मुश्किल बात नहीं है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट जी, कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा इसके अंदर। कौन सा बनेगा, क्यों बनेगा? पीएच ज्यादा, कैल्शियम फॉस्फेट इसके अंदर स्टोन बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? कैसे बनेगा, पीएच ज्यादा है तो फिर? अच्छा, अगर तो कि तुम मुझे बता रहे हो कि पीएच ज्यादा है तो उसकी बोन टूट रही है ना, बात ये करना चाह रहे हो ना? तो अगर उसकी पीएच बॉडी में ज्यादा है तो मुझे ये बताओ उसकी बोन कैसे टूटेगी? ये तो अल्कली एनवायरनमेंट नहीं बना रहा होता। शाबाश, तो अल्कली कैसे तुम्हारी बोन को ब्रेक कर सकता है? यार मैंने कल भी आपको ये मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी में बताया था, बात बताई थी। मुझे याद है कि जब आपकी बॉडी में हाइड्रोजन रिटेन करेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मैंने बेसिक सी क्लास में एक बात बताई थी कि जब भी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। जितनी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी इस पेशेंट के अंदर, उतना ही बोन से कैल्शियम और फास्फेट निकलेगा, बोन टूटेंगी। जितनी ज्यादा बॉडी उसमें बोन में से कैल्शियम और फास्फेट निकलेगा, बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट स्टोन बन सकते हैं इसके अंदर। समझ आई कैसे इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट स्टोन बनेंगे अगर पूछा जाए तो? कैल्शियम फास्फेट वाली बात समझ में आई कि दोबारा रिपीट कर दो एक दफा? बाकियों को भी समझ में आ गई। तो कि बच्चे, पता क्या होता है, जो पीएच होती है ना, जो सीरम पीएच होती है वो डिक्रीज कर देती है, और जो यूरिन पीएच है वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जब आपकी सीरम पीएच डिक्रीज करेगी तो वो ये इंडिकेट करेगी एसिडिक एनवायरनमेंट है। और आपको पता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, बोन ब्रेक डाउन होने के लिए आपको आपकी पीएच डिक्रीज होनी चाहिए ना, एसिडिक एनवायरनमेंट उसको चाहिए होता है। अब जब बोन टूटेंगी, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और फास्फेट उधर से रिलीज होकर कैल्शियम फास्फेट स्टोन करवा देगी। समझ आ गई कि कैसे नेफ्रोलिथेसिस करवाएगा? कोई पॉइंट रहा तो नहीं गया इसमें से आपका? ओके जी, अगर क्लियर है तो ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर दूसरी तरफ, इसमें क्या कहते हैं, टाइप 2 वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? टाइप 2 वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि इसके ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे इशू होता है। अब हमने एक डिजीज पढ़ी थी जिसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे इशू होता था, रेनल के अंदर पढ़ी थी ना, रेनल बेसिक्स के अंदर। फेनकॉनी सिंड्रोम याद है किसी को? शाबाश, फेनकॉनी सिंड्रोम याद है? फेनकोनी सिंड्रोम।
तो अगर किसी पेशेंट के अंदर फेनकोनी सिंड्रोम हो जाए, उसके इशू हो जाए वहां पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, तो मुझे आप बच्चों ये बताओ कि क्या उसके अंदर जो HCO3 है बॉडी में, अब वो रीअब्जॉर्ब हो सकता है? शाबाश, बताएं जरा, क्या उसके अंदर HCO3 रीअब्जॉर्ब हो सकता है अगर उसके अंदर फेनकोनी सिंड्रोम हो गया या इशू हो गया ये वाला? एक मिनट यार, ये जरा मुझे साफ कर लेना। उसके अंदर जो HCO3 है बच्चों को रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। पहला इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना है कि पीसीटी पे अब इशू हो गया है। अब पीसीटी पे इशू होने की वजह से जो HCO3 है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। जब HCO3 रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो मुझे ये बताएं, जो हाइड्रोजन था अगेन वो बॉडी में बढ़ नहीं जाएगा, हाइड्रोजन रिटेन नहीं करेगा, हाइड्रोजन की सिक्रीशन कम नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या इसके अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है? शाबाश, बताते जाएं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो हाइपोकलीमिया देख सकते हैं हम, जब आपको पता है कि यार अब हाइड्रोजन ज्यादा रिटेन कर रहा है, ठीक है, अब हाइड्रोजन रिटेन जब कर रहा है तो पोटाशियम ने तो कंपनसेट करने के लिए खुद को बाहर फेंकेगा ना यूरिन के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोकलीमिया हो जाएगा। MCQs आता है इसके अंदर भी। अच्छा, इसके अंदर जो मेन पॉइंट आता है ना वो ये आता है कि इसके अंदर जो पीएच है ना वो वेरी करती होती है, ठीक है। कल इसकी डिटेल में हम नहीं गए थे, मैंने आपको कहा था कि कभी ज्यादा आ रही, कभी कम, कभी लेस देन 5.5 जा रही है, कभी मोर देन 5.5 जा रही है। बच्चों याद रखना, उसकी रीजन पता क्या होती है? यार हमारा इशू पीसीटी पे चल रहा है, हमारे जो आगे अल्फा इंटरकलेटेड सेल पड़े हुए हैं, ठीक है, वो किधर पड़े थे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पड़े हुए थे। यार वो तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं ना, तो जब वो ठीक काम कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन को यूरिन में फेंकते रहेंगे, काम इसका यही है ना। इसीलिए जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा होगा उसका, कौन सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन यूरिन में जा रहा होगा, जब हाइड्रोजन थोड़ा बहुत यूरिन में जा रहा होगा इसकी वजह से जो पीएच आएगी वो लेस देन 5.5 आएगी। लेकिन जब उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं चल रहा तो इसकी वजह से पता क्या होगा? उसकी जो पीएच होगी वो 5.5 से क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। समझ आई कि नहीं आई ये वाली बात? शाबाश, बताएं। अगर आपसे पूछे कि 5.5 से कम क्यों हो रही है और 5.5 से ज्यादा क्यों हो रही है, तो आपने बताना है कि यार उसके जो अल्फा इंटरग्रेटेड सेल है वो भी थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। जब वो ठीक काम करेंगे तो वो पीएच को वेरी करते रहेंगे इस पेशेंट के अंदर। समझ आ गई? तो बाकी सबको, किसी को भी नहीं है तो मुझे बता दे, ओके अगर समझ में आ गई। अब इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। अब मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, याद है किसी को? यार आपके जो प्लाज्मा सेल है वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके प्लाज्मा सेल जितने ओवर एक्टिवेट होंगे उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी, जितनी एंटीबॉडीज बनेंगी वो आगे पीसीटी पे अटैक करेंगे और उसको डैमेज कर देंगी, ठीक है। ये ब्लड का पॉइंट, वो टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे। अमाइलोडोसिस की वजह से भी हो सकता है। अमाइलोडोसिस अब क्यों होगा? जब बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा ना, वो जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप अमाइलोडोसिस बोलते हैं। स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए ना कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है जिसके अंदर आपकी एमाइलोडोसिस हो सकती है, तो आपने बताना है किडनी। किडनी मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जिसके अंदर एमाइलोडोसिस होती है, वो सबसे पहले इफेक्टेड होता है, ठीक है, एमाइलोडोसिस के केस के अंदर। ये भी एक एमसीक्यू आता होता है। और कुछ ड्रग है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह हो गए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से भी हो सकती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड की क्लास में कौन कौन से ड्रग आते हैं? शाबाश, अमाइनोग्लाइकोसाइड की क्लास में कौन से ड्रग आते हैं? अमिकासिन और जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है। परेशान नहीं होना, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ गया ना, वो क्वेश्चन ऐसे भी दे के पूछ सकता है, ठीक है। हमने एक और जगह पढ़ा था कि आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक और किडनी में डैमेज कर रहा होता था, क्या कर रहा था? पहला लेक्चर याद है किसी को? किसी को याद है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड पढ़े थे हमने। वेरी गुड शिराज, एटीएन भी कर रहा होता है, एमसीक्यूज आता है ये भी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड अब हमने कहाँ कहाँ पढ़ लिए? हमारे टाइप 2 रेनल एसिडोसिस भी कर रहा है, और क्या कर रहा है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी कर रहा होता है, ठीक है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। अगर आपसे जब भी एमसीक्यूज आता है ना तो एग्जामिनर पता क्या कहता है? उसके अंदर एसीटाजोलामाइड ड्रग का मेंशन करता होता है। अब एसीटाजोलामाइड किस पेशेंट के अंदर देते हैं, याद है किसी को? शाबाश, किसी बच्चे को याद है सीटाजोलामाइड किस पेशेंट के अंदर हम देते होते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इतना बता दूं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये किससे लिखा है, किसने? सिक मोशन। वेरी गुड शिराज, वेरी गुड तोकीर। एल्टीट्यूड सिकनेस वाले पेशेंट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, वो आपकी असीटाजोलामाइड होती है, ठीक है। ये याद रखना है, एल्टीट्यूड सिकनेस या मोशन सिकनेस उसको बोल लो, उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपकी असीटाजोलामाइड होती है, याद रखनी है।
ठीक है। इस पे हम क्या देते हैं, एसीटाजोलामाइड एग्जामिनर कहेगा कि वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, ठीक है, सारी वो मेंशन करेगा हिस्ट्री, साथ वो बताएगा वो एसीटाजोलामाइड ड्रग यूज कर रहा है। बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो आपने बताना टाइप 2 रेनल एसिडोसिस पेशेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है। अब इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है यार, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। इसके अंदर पहला पॉइंट ये करेंगे, अब आपको पता है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिटेन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो हम इसके अंदर बायोकार्बोनेट बाहर से देंगे ना, HCO3 देंगे इसके अंदर। और पोटाशियम भी कम होता है इस पेशेंट के अंदर, तो हम इसके लिए इसके अंदर क्या देंगे, साथ पोटाशियम दे रहे होंगे। हाँ जी, समझ आई कि नहीं आई? रिकेट और ओस्टियोमलेशिया वाला पॉइंट बता दूं दोबारा। रिकेट और ओस्टियोमलेशिया में पता है क्या होता है? अगेन जब इसके अंदर हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा, जब इसके अंदर हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा तो ये क्या करवाएगा, रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया नहीं करवाएगा, बच्चियां तो रिकेट करवा देगा, अगर कोई बड़ा तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया करवा देगा। वही एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट करेंगे, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगी, बोन्स की ब्रेकडाउन होगी, बोन्स की ब्रेकडाउन होगी तो उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट हो सकते हैं ना, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब आप में से यहाँ पे एक बच्चा कोई भी पूछ सकता है कि सर इसके अंदर नेफ्रोलिथासिस क्यों नहीं हो सकता, हम वो भी तो इसके अंदर लिख सकते हैं ना। तो बच्चों इसके अंदर इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती, उसकी रीजन ये होता है कि इसके साथ अल्फा इंटरग्लेटेड सेल कंपनसेट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि सिर्फ बोन्स की ब्रेकडाउन इस टाइम होती है, इसके अंदर स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4 रेनल एसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है? टाइप 4 एसिडोसिस के अंदर आपने ये बताना है कि एल्डोस्टेरोन की या रेजिस्टेंस हुई होती है या एल्डोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम होता है। ठीक है। जब एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस होगी, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा, तो मुझे पहले नॉर्मल फंक्शन बताएं, एल्डोस्टेरोन करता क्या था? याद है किसी को एल्डोस्टेरोन क्या करता था? यार पहले वो बताएं, फिर ये खुद ही आपको सारा टॉपिक समझ आएगा जी। सोडियम को अंदर लेके जाता था बॉडी में, और पोटाशियम और हाइड्रोजन को बाहर फेंकता था। अब इस पेशेंट के अंदर ये काम ही नहीं कर रहा है एल्डोस्टेरोन, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है। तो मुझे ये बताएं, सोडियम ज्यादा से ज्यादा यूरिन में नहीं जाएगा, शाबाश बताते जाएं। अगेन हाइड्रोजन और पोटाशियम बॉडी में रिटेन नहीं करेगा, ये भी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही करवा रहा है ना, इन शॉर्ट कहने की बात ये है। ठीक है। आपने याद रखना क्या करते करेगा, ये बॉडी में एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पोटाशियम रिटेन करेगा इसके अंदर, हाइड्रोजन रिटेन करेगा, अगेन एसिडोसिस वाला इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात? अब कौन इसकी कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं यार, ये कॉन्जेनाइटली भी हो सकता है। ठीक है। आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ही सही तरह नहीं काम कर रहे। ठीक है। दूसरा, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कोई बंदा इनहिबिटर यूज कर रहा है, कौन, एंजियोटेंसिन 2। अब वो कौन कौन से बोलते हैं ये इस इनहिबिटर्स ड्रग्स, कैप्टोप्रिल होगा, लिजोनोप्रिल होगा, जितने प्रिल वाले ग्रुप के ड्रग है ना, ये सारे भी क्या करते हैं, ये मिनरलोकोर्टिकोइड को एक्टिवेट कर रहे होते थे ना। एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होता है? एंजियोटेंसिन 2 का, ये आपके किसको एक्टिवेट करते थे, शाबाश बताएं जरा। मिनरलोकोर्टिकोइड को एक्टिवेट करें, जब आपने इसको ब्लॉक कर दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, तो मेरे मिनरलोकोर्टिकोइड तो सही तरह एक्टिवेट नहीं होंगे। जब भी सही तरह एक्टिवेट नहीं होंगे तो एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं करेगा, सोडियम अगेन उधर जाएगा, यूरिन में जाएगा, पोटाशियम रिटेन करेगा बॉडी में, हाइड्रोजन भी बॉडी में रिटेन करेगा। अब हमने इस पेशेंट को अंदर ट्रीटमेंट क्या देना है? इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ही कम हो रही है ना, तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो क्या करेंगे, बॉडी में एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हम कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, किसी को पता है? अच्छा, इसके ना कॉजेज में एक से दो बातें और लिख लें। इसकी कॉजेज में और क्या आ सकता है, आप लिख लें कि जो पेशेंट पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज करता है ना, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, उसके अंदर भी पता क्या होता है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है। तो इसीलिए अगर वो फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ड्रग यूज कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यूज कर रहा है, इनहिबिटर, हम उसकी ये वाली ड्रग रोक देंगे। अगर वो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज कर रहा है तो हम उसके अंदर ये भी रोक देंगे। अगर कोई ना कोई इसका कंजेनाइटल इशू है तो वो तो फिर हम ठीक करने से रहे। ठीक है, बस इसका ट्रीटमेंट ये होगा। पोटाशियम को बॉडी में कम करने के लिए कुछ वो पोटाशियम चिलेटिंग एजेंट्स देंगे। जब पोटाशियम चिलेटिंग उसके एजेंट्स देंगे, उसकी वजह से जो पोटाशियम है वो यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाना शुरू कर देगा। दूसरा, अगर वो क्या करेगा, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज कर रहा है, कोई ना कोई कॉज के लिए डायूरेटिक्स ये वाले यूज कर रहा है, तो उसको कहेंगे ये बात यूज करे। अगर वो हाइपरटेंशन के लिए इस इनहिबिटर्स यूज कर रहा है तो वो भी उसकी ये वाले ड्रग्स छुड़वा दें। ठीक है, समझ आ गई ये वाली? और नहीं कोई पॉइंट समझ में आया तो पूछ लो, फिर नहीं तो आगे डिस्कस करें।
वो कौन सा टॉपिक रहेगा इसमें, पैनल में से किसी को पता है? मेरे ख्याल में एक से दो कैंसर भी रहते हैं अभी इसमें। इधर आ जाओ यार ब्लैडर कैंसर की तरफ। ब्लैडर कैंसर की तरफ आ जाओ। ब्लैडर कैंसर में सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ब्लैडर में कौन कौन सी एपिथेलियम होती है। शाबाश। ब्लैडर में एपिथेलियम कौन कौन सी होती है, किसी को पता है? ब्लैडर पे एपिथेलियम कौन सी होती है? दो तरह की एपिथेलियम होती है। 10% आपकी स्क्वेमस होती है, और जो आपकी रिमेनिंग 90% होती है वो कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। ठीक है, ये याद रखना। ये भी एमसीक्यू आता होता है कि पूछ लेता है कि ब्लैडर में एपिथेलियम कौन सी होती है। आपने बताना है कि 90% ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है इसमें, और जो रिमेनिंग 10% होती है वो आपके पास होती है स्क्वेमस वाली होती है। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम इसके अंदर होती है। अब क्वेश्चन आता है कि किन किन कॉजेज की वजह से ये कैंसर हो सकता है। तो आपने बताना है कि शिस्टोसोमिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये कैंसर। ठीक है, और या कोई ना कोई ये लेदर की कंपनी में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या रबर की कंपनी में काम कर रहा है, उनके अंदर कॉमन होता है। दूसरा, स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर कॉमन होता है। किसी को पता है स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर ये क्यों कॉमन हो सकता है? स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर क्यों कॉमन हो सकता है ये भी एमसीक्यूज पूछते होता है। यार स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर इसलिए कॉमन होता है, कॉमन सी बात है कि यार इसके अंदर मेटाप्लेजिया नहीं होगा। और जब इसके अंदर मेटाप्लेजिया नहीं होगा तो इसके अंदर हाईली रिस्क होते हैं किसके, कैंसर होने के। ठीक है, स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर मेटाप्लेजिया नहीं होता। एक पहली बात आपने ये बताना है। दूसरा ये कि विटामिन ए वाले डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है ये वाला कैंसर। क्यों? आपने बताना विटामिन ए क्या करता था। विटामिन ए ये करता था कि ये आपकी क्या करता था, मेटाप्लेजिया करता था, एक एपिथेलियम को दूसरी एपिथेलियम में चेंज करता था। अब किसी पेशेंट के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ब्लैडर पे स्ट्रेस आया तो क्या वो अपनी एपिथेलियम चेंज कर सकता है? शाबाश, बताएं जरा। क्या वो अपनी एपिथेलियम चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसकी एपिथेलियम चेंज नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा सेल ग्रो करेंगे और उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। विटामिन ए वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके जी, ओके। विटामिन ए, इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपके किसकी, एक विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ रहा होता है, और एक दूसरा 50% इसकी कॉज होती है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी हो रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ब्लैडर कैंसर हो गया, मुझे ये बताएं क्या क्या उसके अंदर क्लिनिकल फीचर आएंगे। हम सबसे पहले मेन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने बताना है, पेनलेस हीमाचूरिया। ठीक है, वरना अगर कोई भी कॉज हो पेनलेस हीमाचूरिया होगा। मतलब पेनलेस हीमाचूरिया का मतलब क्या है, कि जब भी वो यूरिन करेगा उसके अंदर क्या होगा, ब्लड आएगा, लेकिन वो पेनफुल नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जहां पे भी पेनलेस हीमाचूरिया देख लो उसका आंसर आंखें बंद करके ब्लड कैंसर होना चाहिए, साथ अगर वेट लॉस की हिस्ट्री हो। ठीक है, आपने बताना है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम सिम्टम होगा वो पेन लेस हिमाचूरी होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी यार वो ब्लैडर के सिम्टम होते हैं, ब्लैडर, क्या हुआ इसका, एक मिनट बच्चे। ये टॉपिक की तरफ वापस आ जाए। अच्छा, इसके अंदर पता क्या हो रहा है, पेन लेस हिमाचूरी होता है। दूसरे जितने भी ब्लैडर के सिम्टम होंगे इस पेशेंट के अंदर वो आएंगे। क्या होगा, अर्जेंसी होगी इस पेशेंट के अंदर, फ्रीक्वेंसी होगी, डिफिकल्टी वर्डिंग होगी।
बार बार उसको यूरिन आएगा, जब वो करने जाएगा वो सही से कर नहीं सकेगा, डिफिकल्टी इन वॉर्डिंग होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारे फीचर होंगे। साथ एग्जामिनर मेंशन करेगा कि उसके अंदर वेट लॉस है, वो आपको पता है कैंसर है तो वेट लॉस तो होगा। साथ वो मेंशन करेगा स्मोकिंग की हिस्ट्री है इस पेशेंट के अंदर, तीसरा ये मेंशन कर देगा। चौथा आपको बता देगा इंपॉर्टेंट फीचर कि इस पेशेंट के अंदर पेनलेस हेमाचूरी है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? शाबाश, फिर इसका आंसर क्या होगा? आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या ब्लैडर कार्सिनोमा हो गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात इसमें आपने ये बतानी है कि सारे इसने क्लिनिकल फीचर बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है इसी पेशेंट के अंदर ब्लैडर कैंसर, इस कैंसर के अंदर, आपने बताना है सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आप पूछोगे सिस्टोस्कोपी क्या होता है? अब सिस्टोस्कोपी जस्ट लाइक आप कह लो कि जो आप एंडोस्कोपी करते हो ना, कैमरा डालते हो, कैमरा डाल के देखते होते हो इसके अंदर, स्टमक के अंदर देखते होते हो, जीआईटी ट्रैक के अंदर देखते होते हो। इसी तरह सिस्टोस्कोपी भी यही होती है कि यूरिथ्रा से जाते हैं कैमरा लेके, यूरिथ्रा से जाके अंदर ब्लैडर के अंदर देख रहे होते हैं ना, कंप्लीट उसके एपिथेलियम को रूल आउट करते हैं, साथ थोड़ा सा उसका टिश्यू ले लेते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए, क्या इसको कैंसर तो नहीं है। तो इसीलिए क्या अब आपने बताना है सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सीज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई क्या होती है सिस्टोस्कोपी इसके अंदर? सिस्टोस्कोपी क्या होता है पता चल गया? ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्प्रेड आगे कैसे होता है ये वाला कैंसर, ये भी क्वेश्चन लिख लें। आपने बताना ये मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड के जरिए स्प्रेड होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लिम्फ नोड इसके अंदर कॉमनली इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपने बताना है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। ये भी एमसीक्यूज आता होता है, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड इसके अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब आपसे पूछें कि आगे किस किस जगह पे फैल सकता है, तो आपने सिंपल याद करना है LLBB से, मतलब कि लंग्स के अंदर फैल सकता है मोस्ट कॉमनली। फिर ये किधर जा सकता है? ब्रेन की तरफ जा सकता है मेटास्टाइज होके। फिर किधर जाएगा ये? बोन्स की तरफ जा सकता है और लीवर की तरफ जा सकता है। ये भी एमसीक्यूज आता होता है कि किधर किधर ये आगे स्प्रेड हो सकता है, आपने बताना लंग्स, बोन, ब्रेन और लीवर की तरफ ही स्प्रेड हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे तो आपने बताना कि सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सी करनी होती है इसके अंदर, मिड यूरिन भी इसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं, साथ हम यूरिन का कल्चर भी लेते हैं। अब देखें कि कल्चर क्यों करते होते हैं। आपने कहना है कि कल्चर हम इसलिए करते होते हैं कि कंप्लीट रूल आउट करने के लिए, क्या इसको कोई इन्फेक्शन की वजह से ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। ठीक है, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, तो की इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। ठीक है, कल्चर हम इस पेशेंट के इसलिए करते हैं कि रूल आउट करने के लिए किसी इन्फेक्शन की वजह से ये सारे तो नहीं आ रही, ये सारे सिम्टम्स किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आ रहे, इसीलिए क्या करना है इस पेशेंट के अंदर हमने कल्चर कर रहे होना है। ठीक है, साथ मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर सिस्टोस्कोपी करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वाला मैंने आपको बता दिया। साथ क्या करना होता है इसके अंदर, हमने ना फ्लैंक रीजन का, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना होता है। किसी को पता है हम अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे? शाबाश, को तुक्का ही सही, तुक्का ही सही। अगर ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरिन पास ही नहीं हो रहा, यूरिथ्रा में जा नहीं रहा, तो हम किडनी का अल्ट्रासाउंड क्यों कर रहे हैं? किसी को पता है? तुक्का ही लगा दो यार एक। वेरी गुड शिराज, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने के लिए। ठीक है, आपने बताना है कि जी हमने किडनी के फंक्शन को रूल आउट करना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करेंगे, इसके अंदर क्रिएटिनिन की रेशियो चेक करेंगे इसके अंदर हम, साथ हम क्या करेंगे ब्लड इसकी किडनी का स्कैन करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस को रूल आउट करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें इसके ऊपर लिख लें, हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को रूल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखें कोई पेशेंट आया मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की, अब वो उसको साथ बोन पेन भी हो रही है, ठीक है, डिस्निया भी हो रहा है उसको, मतलब कि इन शॉर्ट अब उसका कैंसर आगे की तरफ फैल गया है, मतलब बोन्स को इन्वॉल्व किया, बोन पेन लंग्स की तरफ गया तो डिस्निया करवा दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर मेटास्टाइज कर चुका है, जब भी मेटास्टाइज कैंसर को कर जाए उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट कौन सा होता है? शाबाश, किसी को पता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट कौन सा उसके लिए, जब भी कैंसर फैल जाता हो आगे? सिटी स्कैन और एमआरआई। ठीक है, सिटी स्कैन और एमआरआई। ठीक है, आपका जब भी कैंसर क्या करे आगे फैल जाए, हमने ये दो दो काम करने होते हैं। अच्छा, अब हमने इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करना है देखें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये डिपेंड करता है अभी जो कैंसर है वो ब्लैडर के अंदर ही है, मतलब अपनी लोकेशन पे ही है, या जो कैंसर है वो आगे मेटास्टाइज कर चुका है, अब इस पे डिपेंड करता है ये सारा। हमने फॉर एग्जांपल अगर तो वो कैंसर अपनी वहां पे जगह पे ही है ना, मतलब आगे मेटास्टाइज नहीं किया, तो मैंने उसके अंदर क्या करना है, रेडिकल सिस्टेक्टमी कर देनी होती है।
ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैंसर आगे उसका मेटास्टाइज कर चुका, या वो बोन्स की तरफ चला गया, या वो लंग्स की तरफ चला गया, या वो ब्रेन की तरफ चला गया, तो फिर इसके लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या क्या करेंगे, क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा? तो आपने बताना है बच्चों इसके अंदर हमने कीमोथेरेपी करनी होती है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है वो कैंसर आगे फैल चुका, अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तब आप उसको रिमूव करोगे तो बाकी जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर वो फैला उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा, एक और बात मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, जब मैं यहाँ पे रेडिकल सिस्टेक्टमी करूंगा, मुझे ये बताएं इसके साथ जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होंगे मैं किसको रिमूव करूंगा? ब्लैडर को तो मैंने किया ही किया, साथ में किसको रिमूव करूंगा? साथ इसके मैं किसको रिमूव करूंगा? वेरी गुड हफ्सा बच्चे, लिम्फ नोड को जरूर रिमूव करूंगा इसके अंदर। ठीक है, कौन सा लिम्फ नोड? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। वेरी गुड फातिमा। बच्चे इस ये एमसीक्यू आता है, ये भी पूछते होते हैं। रेडिकल का मतलब ये होता है कि आप उसके जितने साथ फिशियाज वगैरह प्रेजेंट हैं, लिम्फ नोड प्रेजेंट है, उसको रिमूव करना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है कि उसको साथ में रिमूव कर दूंगा। अगर तो वो पूछा जाए कि आगे कैंसर अपनी जगह पे ही, तो आपने बताना सिस्टेक्टमी। अगर वो क्या करे, फैल चुका है, तो क्या करना है? हम इसके अंदर कीमोथेरेपी सिर्फ करेंगे, बस इसका ट्रीटमेंट यही है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ कि सुपरफिशियल कैंसर है तो मिटोमाइसिन ये एक ड्रग है जो कीमोथेरेपी के अंदर यूज हो रही होती है। बाकी चीज इसने वही सारी यहाँ पे बातें मेंशन की हुई है, कोई इससे नहीं रॉकेट साइंस से लिखी हुई। हाँ जी, समझ आ गई यहाँ तक? क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझ आ गई इसकी? ओके जी, अगर ये वाली समझ में आ गई। अब पीछे आ जो जो ट्यूबुलर डिफेक्ट्स हैं, ये एसिडोसिस है, शुरू वाले टॉपिक की तरफ। किधर गया, किधर गया? इधर आ जाओ, हाइपोकाल्सीमिया की तरफ। हाइपोकाल्सीमिया को डिस्कस करने से पहले आपको मुझे लगता है कि खुद ही ये वाला टॉपिक आता ही होगा, हमने कई दफा इसको हाइपोकाल्सीमिया को खुद भी डिस्कस किया हुआ ना। इसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर आते हैं और क्यों आते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। अब आप मुझे ये बताएं, नॉर्मल लेवल पूछा जाए कितना आता, तो आपने बताना है 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है सीरम के अंदर। ठीक है, अगर इसका लेस देन 8.5 हो जाए तो हम इसको कंसिडर करते हैं इस पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो गया। अब आप शाबाश मुझे बताओ कि किस किस कॉज की वजह से हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो गया तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे? एक तो आप मुझे ये बताएं कि हाइपोकाल्सीमिया सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है, पहली बात। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को भी छोड़ें, मुझे ये बताएं क्या क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है? शाबाश, सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है। पहली बात, सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, किसकी वजह से हो सकता है? हाइपोपैराथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। अगर पैराथोराइड ग्लैंड ही सही तरह काम नहीं कर रहा, आपने पैराथोराइडेक्टमी की हुई, किसी पेशेंट के अंदर दो ग्लैंड रिमूव कर दिए, दो पड़े हुए हैं, अब उसका हाइपोपैराथोराइडिज्म हो गया है, तो क्या उस पेशेंट के अंदर कर सकता है ये? शाबाश बताएं, हाइपोपैराथोराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हमने एक जगह पढ़ा था, जब हमने हाइपोपैराथोराइडिज्म पढ़ा था, हमने एक जगह उसके अंदर पढ़ी थी कॉज डी जॉर्ज सिंड्रोम भी करवा सकता है। याद है बच्चों आपको डी जॉर्ज सिंड्रोम वाली बात? डी जॉर्ज सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या करता है? शाबाश, पहले ये तो मुझे बताओ ना, डी जॉर्ज सिंड्रोम में किस किस क्रोमोसोम का इफेक्ट होता है? ये भी एमसीक्यूज आता है। कौन सा क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है इसके अंदर? शिराज बच्चे, क्रोमोसोम 13 और क्रोमोसोम नंबर 22q11 क्रोमोसोम इसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, 22q11 इसके अंदर इफेक्टेड हो रहा होता है क्रोमोसोम। ठीक है, आपने ये याद रखनी है बात, पहला ये भी एमसीक्यूज आता होता है। अच्छा, और देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि डी जॉर्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने बताना है कि इसके अंदर थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच नहीं बनते। जब थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच नहीं बनेंगे तो इसकी वजह से आपका पैराथोराइड ग्लैंड सही तरह नहीं बनेगा। ऑल दो इसकी वजह से आपके कुछ सीवीएस इशू भी आ सकते हैं, और भी क्लेफ्ट लिप पैलेट भी हो सकता है। वो डिफरेंट कॉज है, वो डी जॉर्ज सिंड्रोम अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अभी इतना पता होना चाहिए कि थर्ड और फोर्थ क्या होगा, फेरेंजियल पाउच बनेगा नहीं। जब थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच बनेगा नहीं तो इसकी वजह से जो पैराथोराइड ग्लैंड है ये सही तरह बनेगा नहीं। जब पैराथोराइड ग्लैंड सही तरह नहीं बनेगा तो इस पेशेंट के अंदर अगेन क्या होगा? हाइपोपैराथोराइडिज्म हो जाएगा। जब इसके अंदर हाइपोपैराथोराइडिज्म हो जाएगा तो मुझे ये बताएं, इसके अंदर हाइपोकाल्सीमिया नहीं हो सकता? हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है। तीसरी बात, चौथी यहाँ पे लिखें, मुझे ये बताएं, अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, शाबाश, तो क्या बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सकता है? और भाई नहीं हो सकता। जब बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हाइपोकाल्सीमिया करवा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पांचवी कॉज ये लिखें कि जो पेशेंट हो मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन कौन सा होता है? और यार वो कैल्शियम ले ही नहीं रहा बाहर से, तो उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है?
हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है? शाबाश, बताते जाएं। बताएं बताएं। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अच्छा जी, अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम है तो उसकी वजह से कैसे हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है? शाबाश, किसी को पता है मैग्नीशियम की वजह से हाइपोकाल्सीमिया कैसे हो सकता है? यार बेसिक्स में कितनी दफा ये बात पड़ी हुई थी। वेरी गुड, पीटीएच को कम करता है, पीटीएच को लो करता होता है। हमेशा याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑलवेज मूव पैरासेलुलरी, एक साथ अंदर मूव करते होते हैं। अब किसी पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम कम है तो मुझे ये बताएं, या ये मैग्नीशियम कम है या कैल्शियम कम है, दोनों में से कोई भी हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, दूसरा हाइपोकाल्सीमिया भी हो जाएगा। ठीक है, पैरासेलुलरी दोनों मूव कर रहे होते हैं ना, इसीलिए पीटीएच का लेवल जी कम हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, पैरासेलुलरी भी मूव कर रहे होते हैं ये इधर। ओके जी। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ जी, असेंडिंग लूप पर ये पैरासेलुलरी मूव कर रहे होते हैं, वो आपका जो टेबल बना हुआ है वहां पे लूप्स का ना, उसके ऊपर ही बात लिखी हुई है। अच्छा, अब इधर आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो गया तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं? सबसे पहले, अच्छा इसमें आपके ना एक से दो कॉजेज और लिखी हुई हैं। अच्छा, अब मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से भी क्या होता है कि हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है? बच्चों किसी को पता है कि अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से कैसे हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है? हमने अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, हम इस चीज को डिस्कस करते होते हैं कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है ना, उसका बड़ा एक मजेदार सा साइन होता है। ऐसा कौन सा आयन होता है जो शुरू में ज्यादा होता है लेकिन बाद में कम हो जाता है? क्वेश्चन ऐसे आता होता है पैंक्रियाटाइटिस का ना, तो वो आपका कैल्शियम होता है। उसकी रीजन पता क्या होती है? कैल्शियम क्या करता है, अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो ना, ये पता क्या करता है बच्चों, ये आपके इंजाइम की एक्टिवेशन करवा देता होता है। जब ये आपके एंजाइम की एक्टिवेशन करवाएगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिवेशन करवाएगा, उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, अब आपको पता है कि इस पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो जाएगा। क्यों? यार इसके अंदर पता क्या हो रहा होता है, स्पॉनिफिकेशन हो रही होती है। जब आपकी वेरी गुड तहसीन, वेरी गुड सिराज, टेक्निक, ये तो आप क्लिनिकल फीचर बता रहे हैं ना, वेरी गुड तहसीन। इसके अंदर स्पोनिफिकेशन हो रही होती है। क्यों? आपका कैल्शियम, जब भी आपका पैंक्रियाटाइटिस होता है ना, आपका फ्री फैटी एसिड रिलीज होता है। जब आपका फ्री फैटी एसिड रिलीज होता है, कैल्शियम का लेवल ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा हुआ होता है, कैल्शियम प्लस फ्री फैटी एसिड आपस में मिल जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते होते हैं। जब आपको पता है कैल्शियम अब जाके मिल रहा है फ्री फैटी एसिड के साथ, बॉडी में कम हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हाइपोकाल्सीमिया नहीं हो सकता? शाबाश, बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है? किसी को अगर नहीं ये वाली बात समझ में आई, दोबारा बताएं, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं। अगर वो मूड भी नहीं है समझने का, तो बस इतना याद रखें कि आपका क्या होगा जब आपका लाइपेज एंजाइम ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, अब लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फ्री फैटी एसिड का लेवल बॉडी में भाई इंक्रीज करता है ना, फैट का लेवल इंक्रीज करता है बॉडी में, फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कैल्शियम ऑलरेडी ज्यादा बॉडी में पड़ा हुआ है, कैल्शियम और प्लस फैट फ्री फैटी एसिड मिल जाएंगे आपस में। जब कैल्शियम और फ्री फैटी एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, स्पोनिफिकेशन बोल रहे होते हैं। अब आपको पता है कैल्शियम फ्री फॉर्म में कम हो जाएगा, बॉडी में हाइपोकाल्सीमिया हो जाएगा। समझ आ गई? जब भी क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर पहले कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, पहले ज्यादा होता है, आयंस का लेवल बाद में कम हो जाता है, आपने बताना भाई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात कर रहा है, कैल्शियम की बात कर रहा है। हाँ जी, बाकी सबको समझ में आ गई। आगे मूव करें। ओके जी। अच्छा, अब आगे आ जाए कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो गया तो इसकी वजह से कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे? सबसे पहले तो मसल्स क्रैम्प आएंगे ना। मसल्स क्रैम्प क्यों आएंगे? और यार उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट ये अचीव नहीं होगा, इसलिए मसल क्रैम्प्स आएंगे इस पेशेंट के अंदर। डिसनी हो सकता है अगर रेस्पिरेटरी मसल्स का इशू हुआ। इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन होता है वो टेटनी होता है। अब दो तरह की होती है इसमें, स्पैज्म देखते होते हैं हम टेटनी में। एक होता है कौन सा, आप बताएं कौन कौन से साइन देखते हैं इसके अंदर? साइन बताएं इसके अंदर। चिवोस्टिक साइन देखते हैं, टोशियस साइन देखते होते हैं। वेरी गुड शराज, फातिमा, तहसीन, शाबाश, ये हम इसके अंदर साइन देखते होते हैं ना इसके अंदर। इसकी वजह से पता, अब आपको पता है कि कैल्शियम नहीं है तो सही तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जब एक्शन पोटेंशियल सही तरह जनरेट नहीं होगा, इसकी वजह से पैरास्थीसिया भी हो सकता है, कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। इसकी वही सीजर वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई हुई थी ना, वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। अच्छा, अब उसने बोला है कि फेशियल नर्व पे टैप करेगा तो चिवोस्टिक साइन होगा, ट्रोशियस साइन ऑलरेडी हमने सारे पढ़े हुए हैं, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं ना।
आते हैं ना सबको, ये मैंने बताया हुआ है कितनी दफा आपको। बाकी सब भी बता दें, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताएं फिर इसको खत्म करें। ओके, प्रोलॉन्ग जी वो देखते हैं अभी, वो है ना इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं शराज बच्चे। ओके, अगर पता है तो। अच्छा, अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, कॉमन सी बात है, हम सारे किडनी के रूल आउट करेंगे, किडनी को डायग्नोज करेंगे कंप्लीट। ठीक है, सीकेडी को रूल आउट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे पैराथायराइड हार्मोन का लेवल चेक करेंगे इस पेशेंट के इसके अंदर, ठीक है। और बोन हिस्ट्री लेंगे कि यार उसको जोड़ों का दर्द तो नहीं है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन तो नहीं है, सारी ये वाली हिस्ट्री लेंगे ना उस पेशेंट से। अच्छा, सबसे पहले हमने किडनी को रूल आउट करना है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का रेशियो नहीं चेक करेंगे। शाबाश बताएं, क्या मैं इसके अंदर ये कर सकता हूँ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो चेक करूंगा? करूंगा। दूसरा, मैं मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में चेक करूंगा, ज्यादा है कि कम है, इसको रूल आउट करूंगा। तीसरा काम मैं क्या करूंगा, पैराथोराइड हार्मोन का लेवल चेक करूंगा। जब पैराथोराइड हार्मोन का लेवल चेक करूंगा, उसमें मैं फॉस्फेट को भी देखूंगा, उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट को भी मैं देखूंगा, कैल्शियम का लेवल भी देखूंगा इसके अंदर। ठीक है, ये सारी देखूंगा। क्या क्या मैंने बताया, कैल्शियम का लेवल देखूंगा, पैराथोराइड हार्मोन का लेवल देखूंगा इस पेशेंट के अंदर, मैग्नीशियम का देखूंगा, और मैंने बताया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो देखूंगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मैं इसमें एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करूंगा। कोई शाबाश अच्छा सा बच्चा बताए एल्ब्यूमिन का लेवल क्यों चेक करूंगा इसके अंदर? वेरी गुड शिराज। कैल्शियम और एल्ब्यूमिन आपस में बाइंड कर जाते होते हैं। हमारे पास वही फॉर्म यूज होती है जो हमारे पास फ्री फॉर्म पड़ी हो ना कैल्शियम की, वही फॉर्म यूज हो रही होती है वो, और वही हमारे काम की होती है, ये काम की नहीं होती। अगर तो कैल्शियम ज्यादा वो एल्ब्यूमिन के साथ जाके जुड़ने लग गया तो ये हमारे किसी काम की नहीं है अब। ठीक है, इसीलिए क्या करूंगा, मैं एल्ब्यूमिन का लेवल भी चेक करूंगा, अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन ज्यादा है, कैल्शियम उसके साथ जाके बाइंड करना शुरू कर देगी, तो अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल भी हुआ ना तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं एल्ब्यूमिन का लेवल जरूर इस पेशेंट के अंदर चेक करूंगा। और क्या करूंगा यार, मैं थायराइडेक्टमी की कंप्लीट हिस्ट्री लूंगा इस पेशेंट की, कि थायराइड ग्लैंड रिमूव तो नहीं करवाया, जब भी आप थायराइडेक्टमी करते हो साथ उसके पैराथायराइड ग्लैंड भी उड़ता होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करूंगा, थायराइडेक्टमी की कंप्लीट हिस्ट्री लूंगा, इसके अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करूंगा, इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल चेक करूंगा, अल्कलाइन फास्फेट का लेवल चेक करूंगा, मैग्नीशियम का लेवल चेक करूंगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करूंगा, क्रेटिनिन का लेवल चेक करूंगा इस पेशेंट के अंदर। ये सारी बातें करूंगा, एट एंड में क्या करूंगा, इस पेशेंट के अंदर ईसीजी करूंगा। अब आपको पता है ईसीजी में हाइपोकाल्सीमिया है, क्यूटी इंटरवल पे क्या होगा, शॉर्ट होगा कि प्रोलॉन्ग होगा, शाबाश बताएं। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा? लॉन्ग होगा इसके अंदर। ठीक है, प्रोलॉन्ग होगा, और इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, डिजीज का नाम बताएं, क्या कहते हैं उसको हम? शाबाश, डिजीज कौन सी होती है, टोर्साडे डी पॉइंट। ठीक है, लिख लें इसके ऊपर भी ये वाला पॉइंट। ओके जी, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब मैंने तो इसको कॉज को रूल आउट कर लिया ना। अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट मेरे पास आया, सीकेडी का पेशेंट है, सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने सीकेडी वाले पेशेंट को डायलिसिस पे शिफ्ट करना है, ताकि क्या हो, अगर स्टेज 5 पे है, उसका कैल्शियम कुछ हद तक यार बॉडी में नॉर्मल हो। अगर तो वो मेल न्यूट्रिशन है, वो कैल्शियम ले ही नहीं रहा, तो मैं उसको क्या करूंगा भाई, कैल्शियम दूंगा। दूसरा काम क्या करूंगा, इसके साथ विटामिन डी दूंगा। विटामिन डी होगा तभी तो कैल्शियम बॉडी में अब्सॉर्ब होगा इंटेस्टाइन वाले लेवल पे जाके, तो इसलिए क्या करूंगा, विटामिन डी दूंगा, इसके अंदर कैल्शियम दूंगा इस पेशेंट के अंदर। अगर तो वो सीकेडी का पेशेंट है, उसको मैं डायलिसिस पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि अब इसका ज्यादा लेवल कम हो रहा है, किसका, कैल्शियम का लेवल। अगर स्टेज 5 पे ऑलरेडी पेशेंट सीकेडी के ना, स्टेज 5 पे कितना लेवल होता है जीएफआर का, पढ़ाया था आप लोगों को? स्टेज 5 पे कितना? वेरी गुड, तो की तसीन बच्चे 15 होता है, लेस देन 15 होता है, ठीक है, लेस देन 15। ओके ओके जी, लेस देन 15 होता है। अच्छा, अब इधर आ जाए, इसके अंदर मैं क्या करूँ, कैल्शियम दे रहा हूँ, विटामिन डी दे रहा हूँ, डायलिसिस में पेशेंट को शिफ्ट किया। इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीशियम का लेवल देखूंगा। अगर तो मैग्नीशियम कम है ना, तो मैं इसको बाहर से मैग्नीशियम जरूर दूंगा। अगर तो वो अल्कोहलिक पेशेंट है ना, अल्कोहलिक पेशेंट में मोस्ट कॉमन क्या होता है, आपके मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, मैग्नीशियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। इसीलिए क्या करूंगा, अगर तो वो अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको ये कहूंगा कि भाई अब इसको छोड़ दे, या बाहर से उसको मैग्नीशियम जरूर दूंगा, ताकि उसकी जो पैरासेलुलर मूव वो कैल्शियम सेल के अंदर जाए, ताकि उसको थोड़ा बहुत कैल्शियम मिले, इसके अंदर ब्लड में जाए। बस इसका ये ट्रीटमेंट करूंगा। समझ आ गई सारी बातें? ओके जी, अगर क्लियर है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो फिर आगे आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा यार, इस सब बातों में ना एक और बात लिख लें,
कि मैं ना ड्रग हिस्ट्री को भी रूल आउट करूंगा। आपकी बुक पर ये भी लिखा हुआ कि ड्रग हिस्ट्री को भी रूल आउट करना, स्पेसिफिकली कौन सी, लूप डायूरेटिक्स का पूछना है कि पेशेंट डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहा। डायूरेटिक्स की वजह से क्या होता है यार, ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं, कैल्शियम को ना यूरिन में फेंक रहे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, इसलिए लूप डायूरेटिक्स की हिस्ट्री मैं जरूर लूंगा उस पेशेंट से। समझ आ गई? ये एक एडिशनल पॉइंट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपनी बुक पे। पूरे टॉपिक में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो आगे डिस्कस करते हैं हाइपरकलीमिया। अगर किसी पेशेंट में हाइपरकलीमिया हो जाएगा तो क्या क्या होगा इस पेशेंट के अंदर। ओके, अच्छा ठीक है। ओके, हाइपरकाल्सीमिया की तरफ आ जाइए यार, जितना लिखा है उतना डिस्कस करते हैं इतनी डिटेल में। हाइपरकाल्सीमिया पता क्या होता है कि जब आपका 10.2 से ज्यादा हो जाए ना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपको कैल्शियम का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाए, हम इस चीज को लिखते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया, हाइपरकाल्सीमिया हो गया। अब कोई अच्छा सा बच्चा मुझे ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर हाइपरकाल्सीमिया हो रहा है, तो उसकी वजह से कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं। शाबाश, किसको पता है? मैंने आपको हाइपोकाल्सीमिया और हाइपरकाल्सीमिया में एक बड़ा पेट फीचर बताया था, याद हो तो आप लोगों को, कि ये दोनों के अंदर हम देखते होते हैं। वो याद है कि नहीं याद किसी को? भाई सीजर हो रहे होते हैं, कन्वल्जन हो रही होती है दोनों में, मैंने आपको ये बात बताई थी। जी, इसके अंदर सीजर और कन्वल्जन हो रहे होते हैं। पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, अच्छा वो तो, वो नहीं नहीं, शिराज उसके अंदर आयंस का लेवल कम हो रहा होता था। जब हमने पढ़ा था ना कि कैल्शियम का लेवल ज्यादा भी हो तो कम भी हो, वो आपको सीजर्स करवा रहा होता है, कन्वर्जन करवा रहा होता है। जब ज्यादा हो तब भी ज्यादा से ज्यादा इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, थ्रेशोल्ड अचीव हो रहा हो। अगर कम हो इसका लेवल तब भी क्या होता है, थ्रेशोल्ड की तरफ जाता नहीं, थोड़ा सा स्टिमुलेंट मिलता है इसको, वो चार्ज होता है, फिर रुक जाता है। इसीलिए क्या हो रहा होता है, सीजर हो रहा होता है ना उस पेशेंट के अंदर। ये बात मेरे ख्याल में मैंने उस टॉपिक में बताई थी आपको। अच्छा ओके। अच्छा इधर आ जाए, अगर ओके ओके जी जी। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर, बच्चों अब जरूरत तो नहीं है ना, अगर अब कौन कौन सी कॉजेज है वो मैं बताऊं आपको। हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है इटसेल्फ, वो कौन सा होगा? हाइपर पैराथायराइडिज्म की कौन सी टाइप में आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ता है? शाबाश, बताएं बताएं, किस टाइप पे कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, किसी को पता है? ओके ओके, हाइपर कैल्सीमिया प्राइमरी के अंदर बढ़ता होता है, ठीक है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है बच्चों आपका, प्राइमरी के अंदर कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एक कॉज ये होगी। दूसरी आपने कॉज बतानी है, किसी ना किसी कैंसर की वजह से भी क्या होता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ता होता है। अब वो कौन कौन से कैंसर है पूछ लेते हैं। मल्टीपल मायलोमा में पड़ा था, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी आपको कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम की रिटेंशन होती है, कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ रहा होता है। ठीक है, दो कॉजेज पढ़ ली। तीसरा पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल और कौन सी कॉजेज होती हैं आपने बताना है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से कैल्शियम ज्यादा ले रहा है, कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपने बताना है किसी पेशेंट के अंदर पेजेट डिजीज ऑफ बोन हो गया। आप किसी को पता है पेजेट डिजीज ऑफ बोन के अंदर हाइपर कैल्शियमिया कैसे होता है? शाबाश, टर्सरी में भी जो जी हो सकता है। यार टर्सरी की कॉज क्या होती थी शिराज? डायलिसिस पे पेशेंट जाता था ना, उसके बाद ही होती थी ना, डायलिसिस के बाद ही टर्सरी अचीव हो रहा होता था। तो डिपेंड करता है, फिर उसके अंदर देखेंगे लेवल इसका। पेजेट डिजीज ऑफ बोन में क्या होता है, पेजेट डिजीज ऑफ बोन में हाइपर कैल्सीमिया कैसे होता है, ये आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ था एंडो के अंदर, याद है? यार आपको पता था कि इसके अंदर क्या होता था, थिक बोन बनती थी, ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती थी। तब आपको पता है थिक और इमेच्योर बोन बनेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा टूटेंगी। जितनी वो ज्यादा टूटेंगी उसके अंदर से उतना कैल्शियम निकलेगा। तो मुझे ये बताया इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है? शाबाश, वेरी गुड तकीर, वेरी गुड शिराज। बाकी सारे सो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसके अंदर, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। और किस पेशेंट के अंदर हो सकता है आपने बताना, कोई ना कोई इट्रोजेनिक कॉज होगी। इट्रोजेनिक में क्या, कोई ना कोई थायराइड डायरेटिक्स यूज कर रहा है। अब थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं भाई, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम को स्पेयर करता है, बाकी सब आयंस को यूरिन में फेंक रहा होता है, सोडियम को फेंकता है, पोटाशियम को फेंक रहा होता है। ठीक है, अब आपको कोई पेशेंट थायराइड डायरेटिक यूज कर रहा है, अब थायराइड डायरेटिक से क्या होगा, कैल्शियम बॉडी में रिटेन होगा ज्यादा से ज्यादा, तो ये क्या करवा सकता है, हाइपर नहीं करवा सकता? शाबाश, बताएं बताएं बताएं, हाइपर करवा सकता है, तो ये भी हाइपर करवा सकता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपरकलीमिया हो गया,
हाइपर कैल्सीमिया हो गया, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया होगा तो इसकी वजह से कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे? शाबाश बताएं, इसकी वजह से कौन कौन से फीचर आएंगे? कौन सा स्टोन होगा इसके अंदर? शाबाश बताएं, स्टोन की कौन सी टाइप होगी इसके अंदर? हंसते हो? कैल्शियम स्टोन नहीं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अब किसी पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो गया, तो क्या इस पेशेंट के अंदर पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है? शाबाश बताएं, आप खुद ही बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है? भाई इसके अंदर पेंक्रियाटाइटिस होगा। क्या इस पेशेंट के अंदर अल्सर हो सकता है? बताएं मुझे, इस पेशेंट के अंदर अल्सर होगा यार। क्यों? इंजाइम की एक्टिवेशन ज्यादा हो रही है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर इस पेशेंट के अंदर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा होगी। जीआईटी की मोटिलिटी कम करता होता है ये, ठीक है? जब जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है? इस पेशेंट के अंदर और क्या होगा भाई? सीजर्स होंगे, कन्वल्जन होगी इस पेशेंट के अंदर। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में सारे फीचर डिटेल में ऑलरेडी बताए हुए हैं। मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर बोन पेन हो सकती है? शाबाश, बोन पेन, अगर बोन पेन होगी तो क्यों होगी? रीजन भी बताना है। बोन पेन की जी एनोरेक्सिया भी होगा, बोन पेन क्यों होगी? तो यार अगर उसकी कॉज में प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हुआ, पैराथायराइड ज्यादा काम कर रहा है, वो बोन को ज्यादा तोड़ रहा है, तो बोन जितनी टूटेगी उतनी बोन पेन ही होगी इसके अंदर, और उतनी बोन पेन भी इस पेशेंट के अंदर होगी ज्यादा से ज्यादा। ये सारी बातें वही हैं। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन वही चेक करेंगे हम, कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे, फास्फेट का लेवल इस पेशेंट के अंदर चेक करेंगे। इस पेशेंट के अंदर और हम क्या करेंगे? हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन का लेवल चेक करेंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है? ये सारी देख ली हमने। अब आपको पता है ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी करवा सकता है, तो अगर ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवाएगा उसके लिए हमने क्या, एडिनल इंसुफिशियंसी लीड टू हाइपरकाल्सीमिया? जी क्यों नहीं करवा सकता, हाइपरकाल्सीमिया करवा सकता है, प्लीज गाइड रिगार्डिंग दैट। अच्छा, बताता हूँ, एक मिनट। हम इसमें कैल्शियम का लेवल देखते हैं, फास्फेट का लेवल देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन का लेवल देखते होते हैं इस पेशेंट के अंदर। ये सारी देख ली हमने, ये वाली इसके अंदर ये बातें देख ली। और इसके अंदर क्या हो सकता है? हम इसके अंदर ये देखेंगे कि इस पेशेंट के अंदर और ये होगा, हमने पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल चेक करना है। अब आपका पैराथायराइड हार्मोन जब ज्यादा काम करेगा, तो मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर हाइपरकाल्सीमिया हो सकता है? शाबाश, क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरकाल्सीमिया हो सकता है? बताएं। हाइपरकाल्सीमिया हो सकता है अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा काम कर रहा है, अगर वो एक्सेस में विटामिन डी ले रहा है, वो भी क्या करवाएगा? हाइपरकाल्सीमिया करवा देगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि ईसीजी पे क्या फाइंडिंग देखेंगे? शाबाश, किसी बच्चे को पता है ईसीजी पे कि हम क्या फाइंडिंग देखेंगे? वेरी गुड, तो की वेरी गुड सिराज, तो ये अब आपने अपनी बुक पे इसको ठीक करना है, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ऊपर से देख के बोलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि शॉर्ट क्यूटी होगा, इसने यहाँ पे प्रोलॉन्ग लिखा हो, ठीक है? हमने इसको ठीक करना है खुद ही। शॉर्ट क्यूटी इंटरवल होगा इस पेशेंट के अंदर, समझ आ गई? हाँ जी, समझ आई सबको? ये वाली आपने पॉइंट अपने यहाँ पे ठीक करना है अपना, प्रोलॉन्ग क्यूटी नहीं होता, शॉर्ट क्यूटी होता है इसके अंदर, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसके अंदर, क्या देंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे इसके अंदर, जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्या हो, वॉल्यूम हो आपका, वो फ्लूइड भी हो और आपके आइंस भी हो। आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे इस पेशेंट के अंदर। और इस पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? थायराइड डायरेटिक्स दे सकता हूँ इसके अंदर। शाबाश, मुझे ये बताएं, वो कैल्शियम को बाहर फेंकते होते हैं, क्या मैं इसके अंदर बिसफॉस्फोनेट दे दूंगा? बिसफॉस्फोनेट क्या करते हैं? ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करते हैं। जब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो बोन कम नहीं टूटेगी, जितनी बोन कम टूटेगी कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम नहीं होगा भाई, कम होगा। तो मैं क्या करूंगा? बिसफॉस्फोनेट दूंगा। मैं इसके अंदर काल्सीटोनिन का लेवल नहीं, काल्सीटोनिन दे सकता हूँ, काल्सीटोनिन ड्रग क्यों दूंगा? तो भाई कैल्सीटोनिन आपको कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम कर रही होती है, मैं अगर उसको बाहर से कैल्सीटोनिन दूंगा, कैल्शियम का लेवल कम करेगी, मिनरलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करवाएगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है? मिनरलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना कैल्शियम डिपॉजिट किधर होगा आपके? किधर होगा? शाबाश, बोन में डिपॉजिट नहीं होगा, तो भाई बोन में डिपॉजिट होगा, ठीक है? बाकी मैं देखूंगा अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करूंगा, इसके अंदर कॉज क्या है? हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो पैराथायराइडेक्टमी कर दूंगा इस पेशेंट के अंदर। अगर अच्छा, कुछ डिजीजेस भी हैं, सार्कोडोसिस वगैरह भी हो गया, ग्रेनुलोमाटोसिस भी हो गया, ये भी कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज करती होती है। तो फिर इसको ट्रीट करने के लिए मैं क्या दूंगा? कोर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा।
इन शॉर्ट ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, पहले आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे लेके चलनी है, आपने सबसे पहले कैल्शियम का लेवल चेक करना है। जब आपने कैल्शियम का लेवल चेक कर लिया इस पेशेंट के अंदर, फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने पैराथोराइड हार्मोन का लेवल चेक करना है। जब आपने पैराथोराइड हार्मोन का लेवल चेक कर लिया, अगर वो ज्यादा हुआ तो फिर हमने उसको सेकंड रूल आउट क्या करना है, साथ उसके फास्फेट का लेवल चेक करना है कि भाई ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। अगर तो प्राइमरी अगर हुआ, फास्फेट कम हुआ, तो फिर मेरे पास क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा इसमें, मैं पैराथोराइडेक्टमी कर सकता हूँ उसके अंदर। अब वो भी डिपेंड करता है कि रेडिकल करनी है कि पार्शियल करनी है आपने। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या करना है इस पेशेंट के आगे ना, आगे कॉज पे डिपेंड करता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सारा? ओके, क्लियर है। अच्छा यार, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था ये वाला सवाल? ओके जी, अगर सब कुछ क्लियर है, इधर का ये तो कीर, तो कीर पता, आपने क्वेश्चन पूछा था बच्चे के यहाँ पे अगर हाइपर कैल्शियम एडिनल इंसुफिशियंसी की वजह से हो सकता है। तो जी हो सकता है, यहाँ पे कॉज लिखी हुई है एक्रोमेगाली की वजह से भी हो सकता है। ये इसको रीड आउट कर लीजिए एक दफा ना कॉजेज को। ये आपके एड्रिनल इंसुफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि इसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी प्रॉपर। जब आपकी इसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, इसमें इसका बॉडी में लेवल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जब आपको पता है ये फिल्टर ही नहीं होगा, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, तो बॉडी में रिटेन करेगा। जितना बॉडी में रिटेन करेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर हाइपरकाल्सीमिया आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि किडनी अपना काम करना ही छोड़ गई है यहाँ पे इंसुफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर। ओके, अगर समझ आ गई तो। हाँ जी, बाकी सबको भी समझ आ गई कि कोई नहीं आई? ये कितना रह गया? आगे पढ़ना है कि बस करें हम? हम्म, एक या दो दिन में आगे आपके इंशाल्लाह रेनल खत्म हो जाएगी, एक या दो लेक्चर में। छुट्टियां बहुत हो गई हैं इसमें। बेसिक्स की क्लास मैंने ही लेनी है कि पता नहीं, अब देखो मैं सर से बात करता हूँ।